नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती फिर से आपका स्वागत करता हूं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लेक्चर्स हम लोग कर रहे थे। लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। आइए आज बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के पहले राजवंश गुलाम वंश के बारे में। देखिए, गुलाम शब्द का मतलब समझिए। गुलाम या ममलूक, ममलूक शब्द भी प्रयोग में होता है। ये ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिनके पिता या माता जो हैं वो तो स्वतंत्र थे, परंतु किन्हीं कारणवश इन लोगों को गुलामों के बाजार में बेच दिया गया था। बात समझ रहे? या इन्हें गुलामों के बाजारों से खरीदा था और उसके बाद जो है ये अपने जीवन में प्रगति करते हुए राजा के पद तक या सुल्तान के पद तक पहुंचे थे। मध्यकाल में देखिए ये प्रैक्टिस आम थी। बेसिकली क्या होता था, मध्यकाल के अंदर लगातार पॉपुलेशन बढ़ने लगी थी। खास करके आप देखेंगे जो मध्य एशिया वगैरह वाले बेल्ट जो हैं, जहां पर जीवन जीने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, खाने पीने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो आसपास के कबीले वगैरह थे ये लड़ते रहते थे। एक ट्राइब दूसरी ट्राइब पर हमला करती थी और हमला करते करते बहुत दूर भी निकल जाते थे। अब वहां पे जो हाथ लगा ये उसे ले आते थे। ठीक है, भोजन, रुपया, पैसा या और कोई संपत्ति। ऐसे में मनुष्यों को भी एक संपत्ति ही माना जाता था और ये जो युवा लड़के होते थे या महिलाएं होती थी, बच्चे होते थे, इनको भी अपने साथ बंधक बना के ले आते थे और फिर इन्हें बाजारों में बेच दिया जाता था। ये मानव का व्यापार जो है ये मध्यकाल का एक बहुत ही भद्दा, आप समझ सकते हैं कि एक रीति रिवाज था। तो ऐसी स्थिति में गुलामों के बाजार कई जगहों पर लगते थे और वहां पर बकायदा गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे। और वहीं से इस प्रकार के कुछ व्यक्ति जो आगे चलकर अपनी क्षमता के दम पर, अपनी योग्यता के दम पर शासक बन पाए, तो उनके नाम के साथ ये गुलाम शब्द जुड़ गया। भारत में भी जो ये शुरुआत में दिल्ली सल्तनत के शासक हुए वो सभी गुलामों के बाजार से खरीदे गए थे, इसलिए इस वंश का ही नाम क्या पड़ गया, गुलाम वंश या ममलूक वंश। ममलूक का भी मतलब वही निकलता है। आप देखिए, पहला इसमें थोड़ा सा आप ये नोट कर लेना, गुलाम वंश को इल्बारी ममलूक या दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतबी, इल्तुतमिश ने शमसी तथा बलबन ने बलबनी शासन की स्थापना करी। ये सब इनके नाम से उठाए गए हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। बाकी ये थे तीनों ही जो है ये गुलाम थे, इनको गुलामों के बाजार से खरीदा गया था। पहले अपन बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। ये दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। देखिए, नो डाउट भारत के अंदर तुर्कों को लाने वाला, तुर्की सत्ता की स्थापना करने वाला मोहम्मद गौरी था। पर मोहम्मद गौरी ने अपनी राजधानी जो रखा हमेशा अपने उस तरफ लाहौर या फिर गोर को रखा। बात समझ रहे? मोहम्मद गौरी की 1206 के अंदर जब मृत्यु हो गई तब उसका साम्राज्य जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था वो 4 जनों के अंदर बट गया। उसमें भारत के जो प्रदेश थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत में जो है अपने आप को एक मोहम्मद गौरी का सेवक घोषित करके 1206 से 1208 तक उसने खुद को मोहम्मद गौरी का सेवक घोषित किया। कहा मैं तो मोहम्मद गौरी का सेवक हूं और मैं शासन कर रहा हूं। पर 1208 में उसने स्वयं सुल्तान की उपाधि ले ली और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना। एक्चुअली सुल्तान से ही बना है सल्तनत। बात समझ रहे? एक सुल्तान की सल्तनत, जो रियासत है उसे सल्तनत कहा गया। तो दिल्ली से शासन कर रहा है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन बनता है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसने स्वयं को लाहौर में एक स्वतंत्र शासक घोषित किया। एक्चुअली दिल्ली सल्तनत की शुरुआत में राजधानी लाहौर ही थी। बात समझ रहे? कुतुबुद्दीन ऐबक भी अपना अधिकांश समय लाहौर में ही बिताता था। अपने सेनानायक कैमाज रूमी की सहायता से कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल तक को अपने अधीन कर लिया। अली मर्दन खां को वहां का सूबेदार नियुक्त करा। देखिए, इसने अपने शासनकाल में दिल्ली की सीमाएं जो हैं बंगाल तक फैला दी थी। हसन निजामी तथा फक्र मुदबिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। ये दोनों इतिहासकार थे। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन को लाख बख्श कहा जाता है। ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? ये लाखों का दान देता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता है। इससे संबंधित एक और घटना है, आप उसको भी थोड़ा ध्यान रखिए, वो वैसे यहाँ आ जाएगा। देखिए, दिल्ली में इसने कुतुब मीनार भी एक मस्जिद है और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। अजमेर में उसने 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया।
ये 1298 में ही बना दिया था इसने, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, ये कुतुब मीनार जो है ये एक सूफी संत थे बख्तियार काकी, उनकी याद में इसने बनवाई थी कुतुब मीनार। हालांकि अपने शासनकाल में कुतुब मीनार को पूरा नहीं कर पाया था। कुतुब मीनार को पूरा करने का काम जो किया वो इल्तुतमिश ने किया, जो इसके आगे शासक बनेगा। और एक चीज आप इसमें और ध्यान रख सकते हैं, प्रसिद्ध सूफी संत हुए हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से भी जानते हैं, अजमेर में जिनकी प्रसिद्ध दरगाह है। ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे, ध्यान रखना हो। मोहम्मद गौरी के साथ कौन से प्रसिद्ध सूफी संत भारत आए थे? मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना। और कुतुबुद्दीन ऐबक किस सूफी संत से प्रभावित था? बख्तियार काकी, जिसकी याद में उसने क्या बनाया? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। दिल्ली में पहली तुर्की स्टाइल की मस्जिद, जैसे तुर्की में मस्जिदें बना करती थी वैसी मस्जिद जो पहली बनी वो थी कुव्वत उल इस्लाम। ये दिल्ली में स्थापित पहली मस्जिद थी। नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था, जो उसी समय, जिस समय गौरी जो है आया था उस समय बख्तियार खिलजी भी आया साथ में। बख्तियार खिलजी आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक ही रहा। बाद में जब खिलजियों को मौका मिला आगे चलकर, तो गुलाम वंश का अंत करके खिलजी वंश की स्थापना हुई। बात समझ रहे? बहुत क्लोज थे ये, मौके का इंतजार था। जैसे ही मौका मिला, गुलाम वंश के शासक का अंत करके खिलजियों ने अपनी सत्ता स्थापना करी। तो ये खिलजी जो भारत में आए थे उनका सबसे पहला व्यक्ति कौन था? बख्तियार खिलजी। ये किसका सेना नायक था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। 1210 में चौगान खेलते हुए, चौगान आज की तारीख का आप कह सकते हो पोलो, पोलो होता ना, हॉर्स पोलो, उसी को आप चौगान कह सकते हैं। वो खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई। ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में स्थित है। कुतुब मीनार के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसका निर्माण तो प्रारंभ किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, परंतु पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। 234 फुट ऊंची मीनार है, जिसका प्रयोग पहले कुव्वत उल इस्लाम के लिए, अजान देने के लिए किया जाता था। मैंने आपसे कहा ना कि कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम जो है बिल्कुल पास पास में ही है, दोनों ही एक मस्जिद का ही पार्ट है। अजान देने के लिए इस मीनार का प्रयोग किया जाता था। विद्वानों ने इसे संत कुतुब बख्तियार काकी की स्मृति में निर्मित स्थापत्य बताया। ये मैंने आपको बता दिया कि इसे किसकी याद में बनवाया था इसने? बख्तियार काकी की याद में बनवाया था। इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स हैं, उनको आप ध्यान रखिएगा। जैसे लाख पक्ष वाली जो उपाधि मैंने आपको बताई कुतुबुद्दीन के साथ, वो है 2.5 दिन का झोपड़ा। इसकी भी थोड़ी मैं कहानी बता देता हूँ। अजमेर में स्थित है ये 2.5 दिन का झोपड़ा, मस्जिद है वर्तमान में। कहा जाता है कि ये चौहानों के द्वारा बनवाई गई एक संस्कृत पाठशाला थी। मोहम्मद गौरी जब यहाँ से गुजर रहा था, अजमेर से वापस जा रहा था, तो उसे नमाज पढ़ने की इच्छा हुई और ये संस्कृत पाठशाला इन्हें दिखी, तो इन्होंने कहा कि इसे मस्जिद में कन्वर्ट करना है जितना जल्दी हो सके। तो कहा जाता है कि महज 60 घंटे के अंदर जो भी उसमें ऑल्ट्रेशन करने थे, एक्चुअली जो तोड़फोड़ करके उसको एक मस्जिद का रूप दिया गया, और बाद में फिर उसके बाद में इसमें निर्माण कार्य करवाए गए एक मस्जिद के तहत। तो शुरुआत में क्या है, महज 2.5 दिन के अंदर इसे एक मस्जिद में कन्वर्ट किया 1298 में। उस समय भी इसका सेना नायक गौरी का कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो इसी को 2.5 दिन के झोपड़े का जो निर्माण कार्य करता है वो माना जाता है कि किसने निर्माण कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। बाद में जो है, ये तो ठीक है, मोहम्मद गौरी फिर वो नमाज पढ़ के वहां से निकल गया, बाद में फिर इसका वापस से निर्माण करवाया गया। आज भी ये अजमेर में है। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका एक पुत्र शासक बना आराम शाह। नाम के मुताबिक आराम पसंदी था। इस वजह से जो दरबार के अन्य सरदार थे उनकी और आराम शाह की बनती नहीं थी। इस वजह से उन्होंने आराम शाह को गद्दी से उतार दिया और कुतुबुद्दीन ऐबक के एक दामाद, प्लस वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही खरीदा गया एक गुलाम था, जो कि उस समय बदायूं का शासक था। दिल्ली सल्तनत में जो बदायूं की रियासत थी, बदायूं का जो प्रांत था, वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला था, सर्वाधिक राजस्व वहीं से आता था। और उसका प्रशासक कौन था? इल्तुतमिश। तो उसे सरदारों ने दिल्ली बुलाया और दिल्ली सल्तनत का नया सुल्तान घोषित किया।
दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। यह एलबारी तुर्क था। देखिए, कोई बड़ी बात नहीं, एक्चुअली तुर्क तो हो गए, अब तुर्कों के भी कई सारे कबीले थे, बात समझ रहे हैं। उसमें इल्तुतमिश जिस कबीले से आता था वो कौन सा कबीला था? एलबारी कबीला था, इसलिए इसके साथ क्या लग गया शब्द? एलबारी तुर्क। इल्तुतमिश जब शासक बना तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो मोहम्मद गौरी के साथ कंधे से कंधा मिला के युद्धों में भाग लिया था। इस वजह से मोहम्मद गौरी के साथ जो बाकी तुर्की सरदार थे, अफगानों के बड़े बड़े कबीलों के सरदार थे, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक्सेप्ट किया। हालांकि वो गुलाम था, इस वजह से वो उससे घृणा तो करते थे, परंतु कभी उसके अगेंस्ट नहीं गए। अब एक गुलाम जो है, एक प्रथा बन गई है कि गुलाम के बाद एक और गुलाम जो है वो सुल्तान बन रहा है। ऐसी स्थिति में जो बड़े बड़े सरदार थे, जिनके अपने अपने कबीले थे, अपनी अपनी सेना की टुकड़ियां थी, हो सकता था कि अब वो सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर दें, क्योंकि सुल्तान किसी लेजिटिमेट या वैध कबीले से आता नहीं है, गुलामों के वंश से आता है। तो इल्तुतमिश ने समझदारी से काम लिया। उसने जो बड़े बड़े 40 कबीले थे, उनके सरदार थे, उनको मिला के एक दल बनाया जिसे तुर्कान चहलगानी या चालीसा कहा गया। बात समझ रहे? तुर्की के जो बड़े बड़े कबीले सरदार हैं उनको मिला के एक दल बना लिया। इससे क्या हुआ? उन सभी को एक सम्मानित स्थान प्राप्त हुआ दरबार के अंदर। इल्तुतमिश कोई भी बड़ा डिसीजन लेता था, इनसे पूछता था, इनको पूरा सम्मान देता था। तो इल्तुतमिश ने यहां पर अपनी समझदारी से एक गुलाम होते हुए भी इन लोगों की मान्यता ले ली और शासन सफलतापूर्वक चलाने में सक्षम रहा। देखिए, कहावत है यहां पर कि नो डाउट दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, पर वास्तव में जो दिल्ली को स्थापित किया, दिल्ली को एक सल्तनत के रूप में स्थापित किया, उसका श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल चंगेज खान ने आक्रमण किए भारत की पश्चिमी उत्तर सीमा पर। चंगेज खान मंगोलिया के कबीलों को एक करके आया था। देखिए, मंगोलिया आप देखेंगे तो चीन और रूस के बीच में एक देश है और लंबे लंबे यहां पर घास के मैदान हैं, पहाड़ी इलाके हैं, ठंड बहुत पड़ती है, इस वजह से जीवन यहां का बहुत ही कठिन होता है। ज्यादातर लोग जो है यहां पर उस समय टेंट बनाकर रहा करते थे और घुमंतु कबीले थे, आज इस स्थान पर तो कभी उस स्थान पर। कबीलों के अंदर आपसी शत्रुताएं काफी थी, कई बातों के लिए वो लड़ लेते थे और खास करके लड़ाई झगड़े करके अपने मुद्दों को सुलझाना इनका कल्चर था। पर चंगेज खान इनका एक कबीला सरदार हुआ जिसने आसपास के कबीलों को एकजुट किया और एक छत्र के नीचे लाया। और मंगोलों के अंदर उन्होंने जो उनके हुनर थे, खास करके तीरंदाजी का हुनर, घुड़सवारी का हुनर, उसे इतना शार्प कर लिया कि मंगोल तीरंदाज और मंगोल घुड़सवार जो है, उनके दम पर मंगोल अपने एक छोटे से राज्य से उठकर पूरे एशिया में फैल गए। आप समझिए, मंगोलों की शक्ति जब चरम पर थी तो मंगोलों का शासन पूर्व के अंदर, जो पूर्वी चीन सागर है, वहां से लेकर आप आगे तक तुर्की तक चले जाइए, जहां पर आपको एड्रियाटिक सागर मिलेगा। बेसिकली उस जगह का नाम एक्चुअली एड्रियाटिक सागर है, आप तुर्की समझ लीजिए ऐसा। इसमें चीन भी आ जाता है, पूरा मध्य एशिया भी आ जाता है, आगे तुर्की भी आ जाता है। मंगोलों ने अपनी, जब इनकी शक्ति चरम पर थी, आगे चलकर जब चंगेज खान के वंशज हुए, इन्होंने मिस्र तक पर आक्रमण किए, इजिप्ट तक पर। आप सोचिए, अरब प्रांतों को तो इन्होंने पूरा रौंद दिया था। मंगोलों का धर्म शुरुआत में इस्लाम नहीं था, बट जब ये अरब प्रायद्वीप के ऊपर आक्रमण करने के लिए गए, वहां पर जब ये इस्लाम के संपर्क में आए, तब कई सारे मंगोल सरदार जो थे उन्होंने इस्लाम को अपना लिया और आगे चलकर फिर मंगोल जो है वो भी इस्लाम धर्म के अनुयायी हो गए। चंगेज खान इस्लाम धर्म का अनुयायी नहीं था। खान जो है एक उपाधि थी, बात समझ रहे? खान उपाधि थी। आप समझिए, जैसे अपने यहाँ सरदार है कोई पूरा कबीले का, तो उसे खान कहा जाता था वहां पे। चंगेज खान मध्य एशिया को जीतने के बाद भारत की तरफ बढ़ा, सिंधु नदी के पास आया। यहां पर कुबाचा का साम्राज्य था, नासिरुद्दीन कुबाचा, हमला किया, राज्य को लूटा। अब
सीधी सी बात थी कि उसका राज्य जीतने के बाद वो भारत के अंदर घुसेगा, पंजाब प्रांत में। इल्तुतमिश ने मंगोल चंगेज खान के बारे में सुना था, डर तो था। उसने कहा मंगोलों की आदत है लूटपाट करके आगे निकल जाना, लूटपाट ही करनी है ना। इल्तुतमिश पहले से ही बहुत सारा धन संपदा लेकर चंगेज खान के पास पहुंच गया, उसे भेंट दी, वो खुश हुआ और भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा से ही वापस लौट गया। इस प्रकार भारत को इल्तुतमिश ने मंगोलों के एक बड़े आक्रमण से अपनी सूझबूझ से बचा लिया। इसने मुल्तान और लाहौर पर अधिकार किया, यल्दौज और कुबाचा की शक्ति को समाप्त किया। ताजुद्दीन यल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा जो गौरी के समय से थे, जो लगातार इसके शासन को चुनौती देते थे, उसको इसने समाप्त कर दिया। 1229 में इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था, खलीफा इस्लामिक साम्राज्य का सबसे ऊपर बैठा हुआ आदमी है और वही जो है अपने इस राज्य के अंदर विभिन्न प्रांतों में शासन चलाने के लिए सुल्तान के पद को वैधता प्रदान करता है। तो इसने भी, इल्तुतमिश ने भारत के सुल्तान के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए बगदाद के खलीफा को लिखा और उससे बकायदा अपने नाम का पत्र प्राप्त किया। इसने राजपूताना और मालवा के राज्यों को भी अपने अधीन किया। बकायदा वर्तमान में जो आप जोधपुर देखते हैं, पहले मारवाड़ था, यहां पर इसने हमले किए। राजपूताना के कई सारे राज्यों को इसने जीता। उज्जैन पर आक्रमण करके इसने महाकाल मंदिर को भी लूटा। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। दिल्ली में एक मदरसे का निर्माण किया। इक्ता व्यवस्था इसने लागू करी। देखिए इक्ता व्यवस्था क्या थी, अपने राज्य के अंदर जो भी ये सैनिक वगैरह हैं उनको मेहनताने के रूप में जमीन का एक टुकड़ा दे देना। बात समझ रहे? उस जमीन के टुकड़े से जो आय हो रही है उसी से तुम अपना खर्च भी चलाओगे और इसका एक भाग आप राज्य को भी देंगे। इससे दो काम हो जाते थे, एक तो उस भूमि की सुरक्षा हो, आपने एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सौंप दी है, वो खुद अपने से कर रहा है। अब आपको उसे सेना के रूप में रख रहे हैं, सैनिक के रूप में रख रहे हैं या सेना नायक के रूप में रख रहे हैं, तो आपको उसे मेहनताना भी नहीं देना है, उल्टा वो उस जमीन से ही खर्च निकाल रहा है, अपना मेहनताना ले रहा है और राज्य को भी दे रहा है। तो ये इतनी बढ़िया व्यवस्था जो है इक्ता व्यवस्था, ये इल्तुतमिश ने करवाई थी। इसने जीतल और टंका नाम के सिक्के चलवाए। जीतल तांबे का सिक्का था, टंका चांदी का सिक्का था। मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह से इल्तुतमिश को भूताला के युद्ध में हार मिली। फैक्ट को ध्यान रखिएगा, भूताला का युद्ध लड़ा गया था तब मेवाड़ के शासक कौन थे? जैत्र सिंह। इस युद्ध के अंदर इल्तुतमिश को हार प्राप्त हुई। इसके बाद वो कभी वापस मेवाड़ की तरफ नहीं आया। इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई 1236 में। इल्तुतमिश का एक पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज। आलसी था, राजकाज में ध्यान नहीं देता था, विलासी प्रवृत्ति का भी था। इल्तुतमिश इस बात को जानता था। इल्तुतमिश की नजर में उसके पुत्र से ज्यादा योग्य उसकी पुत्री रजिया थी। और आप समझिए कि इल्तुतमिश ने अपने पुत्री का पालन पोषण भी एक राजकुमार की तरह किया था। तो रजिया का आप समझिए एटीट्यूड या व्यक्तित्व जो है वो भी एक राजकुमार के जैसा ही था। तो इल्तुतमिश की जब मृत्यु होती है तो वो चालीसा का दल जिसे स्थापित किया था, किसने? इल्तुतमिश ने स्वयं ने। उसने ये कहा कि भाई, हालांकि इल्तुतमिश की ये इच्छा थी कि उसके मृत्यु के बाद रजिया शासक बने, पर एक महिला का शासन शायद वो पुरुष बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इस वजह से उन्होंने उस विलासी रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बना दिया और कुछ ही समय बाद राज्य में अव्यवस्था फैल गई। इतनी अव्यवस्था फैली कि जनता ने ही मांग उठा दी कि रजिया को शासक बना दो। रुकनुद्दीन के बस की बात नहीं। तो फिर एक दिन रजिया पूरे सैनिक वेश के अंदर निकली दरबार के अंदर। रुकनुद्दीन को उसने गद्दी से उठाया जबरदस्ती। उसके कुछ समर्थक भी थे रजिया के, और रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी। इसके बाद देखिए रजिया ने जो एक शासक, कोई पुरुष शासक करता, उसी तर्ज पे शासन चलाया। कहा जाता है कि रजिया के बारे में कि रजिया का सिर्फ महिला होना उसके पतन का कारण बना, नहीं तो रजिया
दिल्ली सल्तनत के कई और शासकों से ज्यादा ऊंचे दर्जे को हासिल करती। हालांकि रजिया मात्र 3 वर्ष शासन कर पाई, पर इन 3 वर्षों में भी उसने राज्य की शासन व्यवस्था को ठीक किया। वो इन अमीरों के विद्रोह को नहीं दबा सकी। ये चालीसा के जो सदस्य जो किसी महिला से आदेश लेने के अंदर कतराते थे, महिला के अंदर काम करने में उन्हें शर्म महसूस होती थी, इस वजह से रजिया का पतन हुआ, रजिया के खिलाफ षड्यंत्र हुए और रजिया युद्ध के अंदर एक डाकुओं से उसकी एक झड़प हुई। कहते हैं कि उस युद्ध के अंदर वो मारी गई। यह भी कहा जाता है कि हालांकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। हालांकि जो भी बात है, रजिया एक काम तो कर गई, वो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र और पहली और एकमात्र महिला सुल्तान बनी। उसके बाद आगे आप कितना ही पढ़ लेना, ना तो कभी कोई महिला इस सुप्रीम पद तक पहुंची, ना इससे पहले कभी ऐसा हुआ था। बात करते हैं थोड़ा, इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली तथा अंतिम महिला शासिका थी। रजिया बेगम ने जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर यानी अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया था। बेसिकली रजिया के ऊपर जो इसके षड्यंत्रकारी ये चालीसा के सदस्य थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि रजिया के अपने इस गुलाम के साथ अवैध संबंध है। इस वजह से वो रजिया को बैकफुट पे धकेलते थे। इल्तुतमिश के पुत्र बहराम शाह ने सत्ता हथिया ली। दिल्ली से भटिंडा से दिल्ली आते वक्त रजिया तथा अल्तुनिया की हत्या कैथल के निकट कर दी गई। बेसिकली भटिंडा का एक और किलेदार था अल्तुनिया, जिस कहा जाता है कि उसकी शक्ति रजिया के समय बहुत बढ़ गई थी और जो सरदार थे चालीसा के, वो सब अल्तुनिया को आगे करके रजिया को गद्दी से उतारना चाहते थे। पर रजिया ने यहाँ पर एक चाल चली, वो स्वयं भटिंडा गई और उसने अल्तुनिया के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। अल्तुनिया और रजिया ने शादी कर ली। इस वजह से क्या था, चालीसा के जो सरदार थे उनकी योजना फेल हो गई। अब योजना फेल हुई तो उन्होंने इल्तुतमिश के एक और पुत्र बहराम शाह को तैयार किया कि भाई तू सत्ता पे कब्जा कर ले। अल्तुनिया के बस की बात तो रही नहीं। उसके बाद अल्तुनिया और रजिया दोनों जब दिल्ली की तरफ आ रहे थे तो कहा जाता है कि रास्ते में कैथल हरियाणा में है, वहां पर डाकुओं ने इनके ऊपर हमला किया और इस हमले के अंदर रजिया और अल्तुनिया दोनों मारे गए। तत्कालीन इतिहासकार मिन्हास उल सिराज ने कहा है कि रजिया का स्त्री होना उसके पतन का कारण था। अभी हमने ये बात करी। देखिए, रजिया की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत में एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है, क्योंकि जैसा कि वो चालीसा के सरदार चाहते थे वैसा हो गया। मतलब चालीसा के सरदार चाहते थे कि सुल्तान कोई भी हो, जिस प्रकार से इल्तुतमिश हमसे पूछकर फैसले लेता था, वैसे ही फैसले हम आज भी हमसे पूछकर ही लिए जाएं। तो उन्होंने क्या है, आगे चलकर बहुत सारी चालें चली। इन चालों के अंदर एक चाल उनकी आई कि उन्होंने रजिया की मृत्यु के बाद जो बहराम शाह शासक बना रजिया की मृत्यु के बाद, उसके शासन काल में एक पद का गठन करवाया जिसका नाम था आरिज़े मुमालिक। आरिज़े मुमालिक पद आप समझिए कि उसके पास सुल्तान की सारी शक्तियां थी। बात समझ रहे? सारी शक्तियां जो सुल्तान के पास होती थी, अगर सुल्तान उपस्थित नहीं है तो आरिज़े मुमालिक के ऊपर जो है आदमी, वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। ऐसे में सुल्तान की जरूरत क्या है? तो चालीसा के सदस्यों ने रजिया की मृत्यु के बाद से बलबन के शासक बनने तक एक तरह से पर्दे के पीछे से शासन चलाया। इस चालीसा में एक व्यक्ति और था जो अपने दम पर इस चालीसा में था, जिसने इस चालीसा में अपनी शक्ति को इतना बढ़ाया कि बाद में वो स्वयं आरिज़े मुमालिक के पद पर स्थापित हो गया और मौका मिलते ही उसने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। उस व्यक्ति का नाम मिलता है अपन को बलबन। बलबन ने 1266 से 1287 तक दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया। तो बात करें बलबन के बारे में। देखिए, बलबन और हमारा जो रजिया सुल्तान है, इसके बीच में 5 के करीबन दिल्ली सल्तनत के सुल्तान होते हैं, पर आते जाते रहे। जब भी चालीसा के सदस्यों को लगता कि ये सुल्तान हमारे काम का नहीं है, तब या तो उसकी हत्या करवा दी जाती थी या उसे हटा दिया जाता था। बलबन
इसी चालीसा का एक सदस्य था। लंबे समय से वो चालीसा के सदस्यों को, सरदारों को ऑब्जर्व करता रहता था, उनकी खूबियां और खामियां ये भली भांति जानता था। चालीसा की सहमति से ही इसे आरिज़ ममालिक का पद मिला था और बाद में अपनी चतुराई से इसने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान का पद प्राप्त कर लिया। जैसे इसने सुल्तान का पद प्राप्त किया, सबसे पहले ये चालीसा के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। चालीसा के जितने भी सरदार थे, या तो उनको पकड़कर इसने मरवा दिया या फिर उनको नजरबंद कर दिया। जो बचे कुचे चालीसा के सरदार थे वो दिल्ली सल्तनत ही छोड़कर भाग गए। दूसरी बात, बलबन को एक सुल्तान के रूप में अपनी प्रतिष्ठा की स्थापना करनी थी, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से सुल्तान की कोई भी इज्जत नहीं रही थी, उसकी बातों की उपेक्षा की जाती थी, दरबार में उसका मजाक उड़ाया जाता था, बलबन ने रक्त और लोह की नीति का प्रयोग किया। इसका मतलब है, अगर मेरे आदेशों की अवहेलना होगी तो मृत्यु दंड के लिए तैयार रहो। बहुत ही क्रूरता से शासन किया इसने। इसका इतना खौफ था कि इसका पुत्र, स्वयं का बलबन का पुत्र बुगरा खान, जिंदगी में कभी इसके सामने नहीं आया और सिर्फ बंगाल में जाके बैठ गया। वो कभी अपने पिता के सामने आया ही नहीं, इतना डरता था वो। बलबन ने ईरानी प्रथाएं सिजदा और पाबोस अपने दरबार में लागू करी, जिसका अर्थ था कि आप जब सुल्तान के समय आ रहे हैं तो सर झुका के सिजदा करते हुए आएंगे, और जब सुल्तान के नजदीक पहुंचते हैं तो सुल्तान के पांव चूम कर आप उसका अभिवादन करेंगे। यह सुल्तान की सुपरमेसी स्थापित करना था। हालांकि बलबन को भी गुलामों के दरबार से गुलामों के बाजार से, दरबार से नहीं, बाजार से इल्तुतमिश ने खरीदा था और सबसे पहले अपने घोड़ों का, अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया था। बाद में अपनी योग्यता के दम पर यह आगे बढ़ता गया। कूटनीतिज्ञ था और चतुर था, उसी के कारण यह आगे बढ़ पाया। तो बलबन कहता था कि ये ठीक है, मैं गुलामों के बाजार से खरीदा गया हूं, पर मैं तो तुर्की के अफराशियान का वंशज हूं। जैसे हमारे यहाँ पे आप भारत में सुनते हैं ना, अर्जुन, महाभारत, पांडव, कौरव, कुरु वंश वगैरह, क्या ये तो भीम के वंशज हैं। मतलब ऐसा कोई बोलते हैं ना कि हम तो सूर्यवंशी हैं, राजा राम के वंशज है। इस प्रकार से जो पौराणिक वीर है हमारे, उनके साथ अपने वंश का संबंध जोड़ना, तो बलबन भी ऐसे ही करता था। तुर्की का एक पौराणिक वीर था अफराशियान, ये स्वयं को अफराशियान का वंशज बताता था। साथ ही साथ बलबन ये बात कहता था कि सत्ता के ऊपर कब्जा तो रॉयल ब्लड का होना चाहिए। वो लोग जो राज परिवार से संबंध रखते हैं, जो कुलीन परिवार के लोग हैं, आपका रक्त इतना शुद्ध है कि आपको तो ऊपर वाले ने यह अधिकार दिया है कि आप सत्ता का सुख भोगें। तो बलबन ने जितने भी बड़े बड़े पदों पर नियुक्तियां की ना, वो सभी राजवंशों की कुलीनता और उच्चता के आधार पर करी। व्यक्ति की योग्यता का यहां पे कुछ लेना देना नहीं था। व्यक्ति कितना भी योग्य हो, वो उच्च पद पे नहीं पहुंच सकता था। तो सत्ता के ये जो पद थे, उनके ऊपर वंश की उच्चता के आधार पर नियुक्ति किसने करी? तो बलबन ने करी। ध्यान रखना, ये सवाल अच्छा सवाल है। थोड़ी बात करें यहां पर, बलबन जो है नासिरुद्दीन महमूद, बलबन से जस्ट पहले नासिरुद्दीन महमूद जो है ये सुल्तान था। इसी के समय ये नायाब मुमालिक, ये एक ही, नायाब मुमालिक कह लो, ये इसका भी ये भी शब्द मिलता है, नायाब मुमालिक, या फिर इसको आप कहेंगे आरिज़ मुमालिक। एक ही शब्द है, ये दोनों का मतलब एक ही निकलता है। ठीक है, नियुक्त किया गया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने रक्त एवं लोह की नीति का पालन किया। 1266 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली में नए राजवंश बलबनी वंश की स्थापना करने में सफल रहा। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। नासिरुद्दीन महमूद के बहुत क्लोज था। नासिरुद्दीन महमूद ने क्या किया? अकर्मण्यता की नीति। नासिरुद्दीन महमूद बहुत ही, आप समझिए, इंटेलेक्चुअल था। उसने ये समझ लिया था कि मैं चालीसा के सदस्यों को दबा नहीं पाऊंगा, अगर दबाने की कोशिश करूंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। इसलिए वो बिल्कुल ही इनएक्टिव होकर बैठ गया और अपना सारा काम उसने आरिज़ ममालिक पर छोड़ दिया, जो कि कौन था? बलबन। देखिए, बलबन का एक पुत्र शहजादा मोहम्मद जो है वो मंगोलों के आक्रमण में मारा गया।
इससे बलबन बहुत ज्यादा अवसादग्रस्त हुआ और इसी अवसाद के चलते कहते हैं कि वो मृत्युशैया पर पहुंच गया। अपनी मृत्यु से पहले इसने शहजादा मोहम्मद का पुत्र था कै खुसरो, उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। परंतु बलबन की मृत्यु के बाद कै खुसरो के स्थान पर कैकुपाद, जो कि बलबन के एक पुत्र बुगरा खान का बेटा था, वो बुगरा खान मैंने अभी आपको बताया ना बंगाल में चला गया था, वापस कभी आया नहीं, उसको जो है उन्होंने दिल्ली सल्तनत का नया सुल्तान घोषित किया। कै खुसरो को नहीं किया। कै खुसरो इसका मोहम्मद शाह का पुत्र था। कैकुबाद जो है बहुत ही वीक था, मतलब आप समझिए कि बुगरा खान बंगाल में स्वतंत्र ही हो गया। इसके राज्य के अंदर जो वो चालीसा के सरदार जो भाग गए थे वो वापस आके सक्रिय होने लगे। जो तुर्की अमीर थे वो इसके राज्य में वापस अपनी शक्ति बढ़ाने लगे। ऐसी स्थिति में कैकुबाद जो है इसके शासनकाल में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि वही बख्तियार खिलजी का ये वंशज था, आरिज़ ममलिक का पद पढ़ा था ना अपन ने अभी, उसके पद पर यह था। जलालुद्दीन खिलजी के प्रभाव के कारण जो है कैकुबाद को अपना शासन जो है वो त्यागना पड़ा और उसके त्यागने के बाद सत्ता पर एक तरह से कब्जा कर लिया जलालुद्दीन खिलजी ने। कैकुबाद को अमीरों का साथ लेकर जलालुद्दीन खिलजी ने ऐसा घेर लिया था कि या तो अब कैकुबाद मारा जाता या फिर उसने दिल्ली सल्तनत का राज छोड़ना ही उचित समझा कि नहीं तो मेरी हत्या हो जाएगी। अब उसको हटाने के बाद एक तरीके से सारी सत्ता का केंद्रीकरण इस खिलजी के पास था, परंतु इसने क्या कि एक चाल चली। कैकुबाद का सिर्फ 4 साल का बेटा था कैमूर्स, कहीं कहीं पे इसका नाम यूं भी लिखा हुआ क्यूमर्स, कैमूर्स क्यूमर्स एक ही बात है। इसको 4 साल के लड़के को आगे कर दिया कि ये दिल्ली सल्तनत का नया सुल्तान है और खुद ये जलालुद्दीन जो है उसका केयरटेकर बन गया। परंतु 2 साल बाद ही 1290 के अंदर इस कैमूर्स लड़के की भी छोटा बच्चा था, इसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी और यहां पर गुलाम वंश का अंत करके इसने एक नए राजवंश की नींव रखी, जिसे इतिहास में खिलजी राजवंश के नाम से जाना जाता है। खिलजियों की सत्ता का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। तो यहां पर आपको एक और नया राजवंश दिल्ली सल्तनत में मिलेगा, खिलजी वंश, जिसने किसका अंत किया? गुलाम वंश। बात समझ रहे? तो आपको कभी पूछ लें कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, तो इसका नाम लेना भाई। बात समझ रहे? कैमूर्स या क्यूमर्स का। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैमूर्स या क्यूमर्स, जिसकी हत्या किसने करी? जलालुद्दीन खिलजी ने। तो देखिए यहां पे अपन इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी? खिलजी राजवंश की। ठीक है, तो यहीं पे इसको अपन करते हैं। पढ़ो इसको, नोट्स तैयार करो इसके, जो पॉइंट्स अपन ने लिखे हैं। ठीक है, खास करके कौन किसके बाद में आ रहा है, उपलब्धियां उसकी क्या है, जैसे सिजदा पाबोस, नौरोज का त्योहार बनाना, राजत्व का सिद्धांत देना, एकता व्यवस्था, जीतल जो सिक्का चलवाया है ना, कुतुबुद्दीन की जो उपलब्धियां हैं, इन सबको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन वापस मिलते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।